अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में एक बचे हुए रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15.14। और डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूंगा। तो आज के इस लेक्चर में पहले 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर किस बात किए, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये रिव्यू क्वेश्चंस की कैटेगरी में लास्ट वन है। चलिए पढ़ते हैं 15.14 या 15.14। Why is the voltage used for the domestic supplies must be much lower than the voltage at which the power is transmitted? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन ही का आगे एक सब क्वेश्चन समझ लें। हमने लास्ट क्वेश्चन में जो अपने प्रीवियस लेक्चर में एंड पे हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने यही बात की थी कि द पावर इज़ ऑलवेज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेजेस। और हमने 2 रीज़न उसकी स्टडी की थी। हमने कहा था कि रीज़न नंबर 1 है कि आप पावर हाई वोल्टेज पे इसलिए ट्रांसफ़र करते हो ताकि करंट को रिड्यूस कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करंट, व्हाट हैपन्स? The heat losses are reduced. So H is equals to I square RT को अगर मैं देखूं तो by reducing the current, the heat losses H will be reduced. So my dear students, the losses in the form of heat will be reduced when we will transmit the power at higher voltage, because at higher voltage the current will be reduced. तो dear students, आपने पावर की ट्रांसमिशन तो हाई वोल्टेज पे कर दी। अब घरों में तो 11,000, 12,000 या 44,000, 44,000 वोल्ट्स यूज़ नहीं होने। हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेस हैं वो सारी की सारी 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट होने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारे घरों में जो सप्लाई दी जाती है, द सप्लाई इन आवर होम्स इज़ एट 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो पावर स्टेशंस पर लगे हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, जो पावर स्टेशंस पर ट्रांसफार्मर्स ऑपरेट करें, दीज आर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। और जो घरों में किसी स्ट्रीट में लगा ट्रांसफार्मर आप देखेंगे, स्ट्रीट में लगा ट्रांसफार्मर आप देखेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट ट्रांसफार्मर इज गोइंग टू बी द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो आपके उन 11,000 वोल्ट्स को रिड्यूस करके वापस 220 वोल्ट्स तक ले आएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, 11,000 वोल्ट्स पर वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी होती है। इतनी रिड्यूस हो चुकी होती है कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो इतने कम वोल्टेज पर रिड्यूस, इतने कम करंट पर ऑपरेट नहीं हो सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वोल्टेज बढ़ाकर करंट तो रिड्यूस कर दिया, मगर वो रिड्यूस अमाउंट ऑफ करंट हमारे घरों में लगे हुए अप्लायंसेस के लिए सफिशेंट नहीं है। हमारे घरों में लगे हुए अप्लायंसेस उस रिड्यूस अमाउंट ऑफ करंट पर काम नहीं करेंगे। तो आपको करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेप डाउन होंगे, रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो करंट की वैल्यू फिर से सफिशेंटली इंक्रीज़ कर जाएगी और फिर वो हाई वैल्यू ऑफ करंट डिफरेंट अप्लायंसेस को जब मिलेगी तो वो अप्लायंसेस काम करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ वाई द डोमेस्टिक सप्लाई नीड्स लोअर वोल्टेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू ईच अप्लायंस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ हमारा रिव्यू क्वेश्चन का सेक्शन खत्म हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। इंतज़ार किस बात का? माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट्स अपने रिकॉल कर लीजिए। तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के सेक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला सवाल, सपोज समवन हैंडेड यू 3 सिमिलर आयरन बार्स। किसी ने आपको 3 आयरन की लोहे की बार्स पकड़ा दी और कह दिया एंड टोल्ड यू वन वॉज नॉट द मैग्नेट, यानी इन 3 में से इसका मतलब है 2 मैग्नेट है, कोई एक मैग्नेट नहीं है, बट द अदर 2 वर। हाउ वुड यू फाइंड आउट द आयरन बार दैट इज नॉट मैग्नेट? तो अब आप अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये बताइए
कि उन दो में से जो एक मैग्नेट नहीं है उसका कैसे पता चलेगा। देखिए इन तीन में से दो तो मैग्नेट है, तो अट्रैक्शन तो ऐसा लग रहा है कि तीनों में होगी, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि शायद तीनों अट्रैक्शन करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि मैग्नेट कौन है और नॉन मैग्नेट कौन है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको एक केस स्टडी के तौर पे समझते हैं और तीन बार्स को ड्रॉ करते हैं सामने। एक ये बार है, इसी तरह से एक ये बार है और एक ये बार है। स्टूडेंट्स अब इन तीनों में से दो तो यकीनन मैग्नेट्स हैं और एक मैग्नेट नहीं है। मैं इन बार्स को नेम कर देता हूँ बार ए, बार बी एंड सी। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स से मैं आपके कान में बता रहा हूँ कि इनमें से ए भी मैग्नेट है और बी भी मैग्नेट है, सी मैग्नेट नहीं है। लेकिन हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि सी मैग्नेट नहीं है, क्योंकि इन तीनों बार्स पर लिखा कुछ नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे हम पहले इस ए को बी के करीब लेके जाएंगे। ये ए बी से अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा, तो इस बात का सबूत मिल जाएगा कि बी यकीनन मैग्नेट है और ए भी मैग्नेट है, या इन दोनों में से कोई एक मैग्नेट है। जब मैं इस ए को इस सी के पास लेके जाऊंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स ए तो मैग्नेट है, ये मैं जानता हूँ। बी तो माय डियर स्टूडेंट्स जब आप सी के पास लेके जाएंगे तो आप जानते हैं ए तो इन दोनों में से मैग्नेट है, यानी एक इन दोनों में से मैग्नेट है और दूसरा सी मैग्नेट नहीं है। तो अट्रैक्शन तो होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मैग्नेट और दूसरा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, हम सिंपल कहते हैं आयरन, अट्रैक्शन तो होती है, मैग्नेट और आयरन अट्रैक्ट तो करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये मैग्नेट इस आयरन को रिपेल नहीं करेगा। तो आप अगर इस मैग्नेट की ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, यानी पहले अगर आप ये साइड इस साइड के सामने ला रहे हैं और ये साइड इस साइड के सामने ला रहे हैं, आप इसको इन्वर्ट कर दें, यानी पोल्स चेंज कर दें और फिर दोबारा सी के पास लेके जाएं, अभी भी अट्रैक्शन ही होगी। देयर विल बी नो रिपल्शन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ नॉन मैग्नेट। स्टूडेंट्स मैग्नेट और मैग्नेट की अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होती है, क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेट में सिमिलर पोल्स और ऑपोजिट पोल्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए का नॉर्थ साउथ के सामने लाते तो इस केस में अट्रैक्शन होती। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप ए का नॉर्थ बी के नॉर्थ के सामने ले आते तो फिर रिपल्शन होती। तो डियर स्टूडेंट्स ए और बी में तो नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सी में कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज सी इज जस्ट एन आयरन बार, सी इज अ नॉन मैग्नेट। तो सी हमेशा ए और बी के साथ अट्रैक्शन ही करेगा, रिपल्शन नहीं करेगा। तो अब आप समझ जाएंगे कि जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन हो रिपल्शन ना हो वो एक नॉन मैग्नेटिक बार है, वो मैग्नेट नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 15.2। सपोज यू हैव अ कॉइल ऑफ वायर एंड अ बार मैग्नेट। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक वायर से मिला हुआ बना हुआ कॉइल है और एक बार मैग्नेट है। डिस्क्राइब हाउ वुड यू यूज देम टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इनकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स सब कुछ भूल जाइए और याद कीजिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपने कहा था कि अगर आपके पास एक कॉइल हो और मैग्नेट हो तो आप बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले उस कॉइल को कनेक्ट करेंगे विद अ गैल्वानोमीटर, ताकि आपको इस बात की श्योरिटी हो सके, इस बात का सबूत मिल सके कि वहाँ पर कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है। और अब आप उस मैग्नेट को उस कॉइल के सामने ले आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स बाय द जस्ट relative motion of this magnet by the to and fro motion, इस मैग्नेट को कभी आगे लेके जाएंगे कभी पीछे लेके आएंगे, तो इस कॉइल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस मैग्नेट की वजह से पास कर रही हैं कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल an EMF will be induced in this coil which will be detected by the galvanometer। जब आप इस मैग्नेट को आगे ला रहे होंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से किसी खास डायरेक्शन में होगी जो
डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट हो जाएगी। जब आप इस कॉइल को पीछे ले जाना शुरू होंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रिड्यूस करना शुरू होंगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर ऑपोजिट हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, विद द हेल्प ऑफ द कॉइल एंड अ बार मैग्नेट आई कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट बाय जस्ट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूसली थ्रू दैट कॉइल। मैं उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार बार बदल के उस कॉइल में एक करंट को इंड्यूस कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट और पॉइंट दोनों क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन अब बहुत आसान है और आपको समझ आ चुका है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 15.3। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये स्टेटमेंट कुछ देखी नहीं लग रही? कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आधी डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी? डीसी मोटर की। डियर स्टूडेंट्स, डीसी मोटर में क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो आर डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू mechanical energy is called DC motor. So it was a very simple question. ये conceptual question बहुत आसान था। यही स्टेटमेंट आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि कैसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो डायरेक्ट करंट मोटर कहलाती है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बैटरी प्रोवाइड करते हैं और मोटर घूमना शुरू हो जाती है, यानी कि आउटपुट में आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो दिस क्वेश्चन विल लीड यू टू 2 मार्क्स, कंप्लीट 2 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ चुका है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 15.4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन 15.4। सपोज इफ वी हैंग अ लूप ऑफ वायर। अगर हम एक वायर के लूप को हैंग कर दें, लटका दें, इस तरह से लटकाएं कि इट कैन स्विंग इजीली, यानी पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल सके, टू एंड फ्रो मोशन कर सके। इफ वी नाउ पुट अ मैग्नेट इनटू दैट कॉइल, और हम उस कॉइल मैग्नेट प्लेस कर दें, तो क्या होगा? द कॉइल विल स्टार्ट स्विंगिंग, और उस कॉइल को स्विंग करना शुरू कर दें, झूलना, उस कॉइल को झुलाना शुरू कर दें, उसको वाइब्रेट करवाना शुरू कर दें। विच वे विल इट स्विंग रिलेटिव टू द मैग्नेट एंड वाई? सवाल ये पैदा होता है अब ये पूरी असेंबली में कॉइल की डायरेक्शन ऑफ स्विंग या वाइब्रेशन क्या होगी, कैसी होगी? स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद कीजिए लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट। इन द लेंज लॉ यू हैव सीन, आपने देखा है कि अगर एक कॉइल के करीब एक मैग्नेट को ले आया जाए और उस मैग्नेट की मोशन से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवा दी जाए, तो वो ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस मैग्नेट को इससे अवे लेके जाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे तो ले जाएंगे, और अवे लेके जाने की सूरत में जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस होंगी, जिसकी वजह से इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो अपने आप को इस तरह से डायरेक्ट कर लेगा कि सामने साउथ आ जाएगा और पीछे नॉर्थ आ जाएगा, यानी कि ये अपोज करेगा अपने मोशन ऑफ द, ये अपोज करेगा मोशन ऑफ द मैग्नेट को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर सूरत में दिस कॉइल इज गोइंग टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में अगर आप मैग्नेट को आगे लाना चाहेंगे लाइक दिस, तो ये कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड खुद को ऐसे अलाइन कर लेगी कि सामने नॉर्थ ले आएगी और पीछे साउथ ले आएगी। नाउ दिस नॉर्थ इज गोइंग टू रिपेल दिस नॉर्थ, जिसकी वजह से ये कॉइल भी आगे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन of the induced current is such that it will always oppose the direction of the motion of the magnet.
अगर तो मैग्नेट आगे की तरफ आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस कॉइल पर भी आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये कॉइल भी एज इट इज साथ आगे मूव कर जाएगा। जब मैग्नेट पीछे की तरफ मूव करेगा तो इस मैग्नेट के पीछे की तरफ मूव करने से कॉइल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये कॉइल भी पीछे मूव कर जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इस लेक्चर का अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये है 5th कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 15.5। So the question says a conductor wire generates a voltage while moving through a magnetic field। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाऊंगा तो ज़ाहिर है उस वायर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इन व्हाट डायरेक्शन शुड वायर बी मूव्ड relative to the magnetic field to generate the maximum voltage। सवाल ये है कि अब ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव की जानी है, ये मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से, किस डायरेक्शन में मूव की जाए कि इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बुक में एक एक्सपेरिमेंट, एक छोटी सी एक्टिविटी की थी जिसमें आपने कहा था कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इस वायर को मूव करवाऊंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग इस वायर को मूव करवाते जाएंगे तो देयर विल नॉट बी एनी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वायर। सो नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर ए द वायर इज मूविंग डाउनवर्ड, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वायर नीचे की तरफ लाई जा रही है। So the wire is cutting through the magnetic field lines। ये magnetic field lines को काटती हुई नीचे जा रही है। It is moving perpendicular to the magnetic field lines। और इसी तरह से अब जब ऊपर लाई जा रही है तो भी ये इन magnetic field lines को काटती हुई, कट करती हुई ऊपर की तरफ आ रही है। My dear students, अगर वायर को perpendicular to the magnetic field lines मूव करवाया जाएगा, only in that case, only in that situation, maximum EMF is going to be induced in that wire। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो अब आप इसका जवाब देंगे। तो वायर शुड बी मूव्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को समझा है, सुना है, देखा है। अब ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हैं, इनको ज़रूर नोट कीजिएगा, अपने हैंडमेड्स नोट बना लें। आपसे मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में विद न्यूमेरिकल्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।